हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा था। आज हम इकोसिस्टम के लिए एक और फंक्शन की बात करेंगे और वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, आइए बेटा हम समझते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के लिए अगर हम ऐसा कहें तो कोई गलत नहीं कि रेट ऑफ न्यू बायोमास फॉर्मेशन, न्यू बायोमास फॉर्मेशन, रेट ऑफ न्यू बायोमास फॉर्मेशन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, जो मैंने यहां रेट में मेंशन कर दिया है। अब नया बायोमास बन रहा है, कितना नया बायोमास यूनिट एरिया यूनिट टाइम में बन गया, वही उस एरिया की प्रोडक्टिविटी होती है। यहां पर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है जिसमें अभी टोटल बायोमास 50 किलोग्राम है। एक साल बाद ये यहां पर 60 किलोग्राम हो रहा है। इसका मतलब 10 किलोग्राम नया बना है। अरे जो नया बना है वो उस एरिया की प्रोडक्टिविटी है। हो सकता है कि इस 10 किलोग्राम में से 7 प्लांट ने बनाया हो सकता है कि 2 एनिमल्स ने बनाया और हो सकता है 1 माइक्रोब्स ने बनाया हो। तो यहां पर सब बच्चे याद रखेंगे, केवल प्लांट्स के लेवल पे जाके देखा जाएगा, केवल प्रोड्यूसर लेवल पे देखेंगे तो उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। केवल कंज्यूमर लेवल पे जाके देखा जाएगा तो उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से पुकारा जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी दो तरह की हो गई है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यहां पर आप कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है जो प्रोड्यूसर लेवल पे होती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है जो कंज्यूमर लेवल पे होती है, कंज्यूमर लेवल पे होती है। बेटा याद रखेंगे आप, प्रोड्यूसर लेवल पे प्राइमरी और कंज्यूमर लेवल पे सेकेंडरी। मैंने कंज्यूमर कहा तो मैक्रो और माइक्रो दोनों आ गया है। यहां अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आगे फिर डिवाइड कर रहा हूं। अरे ये यहां पर जीपीपी और एनपीपी में डिवाइड हो रहा है। जीपीपी को बोले तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी बोले तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो क्या है जीपीपी, क्या है एनपीपी, आओ बेटा एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहां पर मान लीजिए हमारे पास यूनिट एरिया के प्रोड्यूसर हैं, जिसे मैंने यहां पर T1 से रिप्रेजेंट कर दिया। हर बार ये एक ही ट्री हो जरूरी नहीं है। अरे ये यहां पर याद रखेंगे आप, ये एक ही ट्री होगा ट्री इकोसिस्टम के लिए। लेकिन अगर ग्रासलैंड है तो ग्रास का नंबर ज्यादा होगा, फाइटोप्लैंक्टन है तो उसका नंबर और भी ज्यादा होगा, और फॉरेस्ट है तो ट्री का नंबर भी ज्यादा होगा। यहां मैंने तो इसको कह दिया T1 है, इसका मतलब आप समझ जाइए ये यूनिट एरिया के प्रोड्यूसर है। आप सब बच्चे जानते हैं कि सन से आने वाली लाइट, जब सन से लाइट अर्थ की तरफ आती है तो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। 1/4 बीच में ही अब्जॉर्ब हो जाता है, 1/4 बीच में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, अराउंड हाफ हमारी अर्थ सरफेस पे आता है। और जो अर्थ सरफेस पे आता है ISR कहलाता है। ISR का मीनिंग है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। ISR का मीनिंग इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस है बेटा। यहां पर याद रखेंगे, जब
सन से लाइट हमारी अर्थ सरफेस की तरफ आती है, पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, 1/4 एब्जॉर्ब 1/4 रिफ्लेक्ट, अराउंड हाफ आता है, उसी को ISR के नाम से पुकारेंगे। इस ISR को यूज करके जितना जितना टोटल बन जाता है उसे आप GPP के नाम से पुकारते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैंने अभी टोटल बोला है, टोटल, मैंने यहाँ खर्चा एक भी नहीं देखा है, टोटल की बात हो रही है। सीधी बात है, यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल फोटोसिंथेसिस है GPP, यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल ऑर्गेनिक फूड फॉर्मेशन है GPP, यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल एनर्जी फिक्सेशन है GPP, कैसे भी कह दीजिए आप। अब इसमें से यहां पर लॉस हो रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास यहां से यहां तक का बायोमास है, इसने भी अपने आप को मेंटेन करने का खर्चा किया है, उसे आप रेस्पिरेटरी लॉस के बाद नाम से पुकारते हैं। आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस जो हमारे पास बचेगा उसे आप NPP कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। याद रखो, सीधी बात है, NPP इक्वल्स टू GPP माइनस R, और आप चाहें तो ऐसा लिख दीजिए GPP इक्वल्स टू NPP प्लस R। बच्चे यहाँ R रेस्पिरेटरी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेस्पिरेटरी लॉस यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ आप याद रखेंगे रेस्पिरेटरी लॉस के साथ साथ बायोमास फॉर्मेशन के टाइम पर, क्योंकि नया बायोमास NPP से ही हो रहा है, तो बायोमास फॉर्मेशन के टाइम पर यहां से लॉस होगा, उसे मैं मेटाबॉलिक लॉस के नाम से पुकारूंगा। तो रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक लॉस के बाद अब जो NPP है वो रेडी बायोमास है जो कि कंज्यूमर के खाने के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब ये R सिर्फ रेस्पिरेटरी नहीं, मेटाबॉलिक लॉस को भी रिप्रेजेंट करेगा। और अब जो NPP है वो कंज्यूमर के खाने के लिए अवेलेबल है, इसका मतलब कंज्यूमर GPP नहीं NPP को खाता है। बच्चों आप देख पा रहे हैं, लाइट आई, जितना पहली बार टोटल बना उसे GPP कहा, उसमें से रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस के बाद में जो बायोमास बचा उसे NPP कहा। अब कोई कंज्यूमर अगर आएगा तो वो NPP को खाएगा। मान लीजिए मैंने एक हर्बियोर को यहाँ पर बुला लिया है और ये हर्बियोर आएगा तो ये इसे खाएगा। ये T2 यहाँ पर आ चुका है, NPP से खा रहा है, NPP से खा रहा है। और जब NPP से खाएगा तो मान लो यहाँ पर कुछ डेटा लेकर हम समझ लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर बेटा आप लोग देख सकते हैं कि मान लो GPP हमारे पास 100 किलो कैलोरी है, प्रोड्यूसर अपनी टोटल एनर्जी का 20 रेस्पिरेशन में लगा देते हैं, 70 मेटाबॉलिक लॉस में चला गया क्योंकि 10 ही तो नया बायोमास होता है। और अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस T2 के खाने की रेंज 0 से 10 है बेटा, 0 से 10 ये खाता है। अगर ऐसा है कि कुछ ना खाए तो 0 और मैक्सिमम खाए तो 10। यहाँ पर आज मैं इसको कहूँगा प्रैक्टिकल, वो थ्योरी में मैक्सिमम 10 होता है, आज प्रैक्टिकल बातें हो रही है। तो मैंने आपसे कहा कि ये यहाँ पर 7 किलो कैलोरी खा के चला गया। जो पहली बार इसके पास टोटल आएगा वो इसका GSP होगा, जिसे आप ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से पुकारेंगे। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, ये GSP यहाँ पर हो रहा है और इस GSP से अगर आप रेस्पिरेटरी लॉस को निकाल देते हो तो यहाँ पर NSP बच जाएगा, रेस्पिरेटरी प्लस मेटाबॉलिक लॉस। NSP मतलब कि नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर ये माइनस होने के बाद ये बच रहा है ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे आप, जो टोटल आया वो GPP, आफ्टर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस जो बचा वो NPP। NPP वो है जो अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए। अब NPP 10 मैंने बोला, उसमें से 7 कंज्यूमर ले गया,
इसका मतलब 3 यहाँ पर बचा है। अभी जो 3 यहाँ पर बचा है उसे एनसीपी के नाम से पुकारेंगे। एनसीपी नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी है बेटा, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी के नाम से पुकारा जाएगा। एनसीपी नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी है। याद रखिए, याद रखें, सब बच्चे याद रखें, यहां पर टर्म में कम्युनिटी आ रहा है, लेकिन ये स्टोरेज प्रोड्यूसर लेवल पर है। सीधी बात है, सारे खर्चे करने के बाद, सबको खिलाने के बाद फाइनली जो यहां पर बचा लिया वो एनसीपी होगा। मैं रिपीट करूंगा, सारे खर्चे करने के बाद, सबको खिलाने के बाद जो फाइनली बच गया उसे एनसीपी के नाम से पुकारा जाएगा, वो एनसीपी यहां पर होगा। बच्चों ध्यान रखें, मैं इसके डेफिनेशन बोलता हूं, आप सब बच्चे समझिएगा। 2 डेफिनेशन बोलूंगा। पहला, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड, मैं एनसीपी के लिए डेफिनेशन बोल रहा हूं, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड एट प्रोड्यूसर लेवल आफ्टर हेट्रोट्रॉफिक कंजप्शन। एग्री। दूसरा, amount of stored food at producer level that is not used by heterotroph। अरे जितना यूज करना था वो कर लिया, जो यूज नहीं कर पाया उसी को तो आप एनसीपी के नाम से पुकारेंगे, उसी को तो आप एनसीपी कहेंगे। तो अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड एट प्रोड्यूसर लेवल दैट इज नॉट यूज्ड बाय हेट्रोट्रॉफ, वो भी एनसीपी ही है। तो यहां पर 100 में से आपने कहा कि 90 लॉस हो गया, 10 नया बायोमास है, उसमें से 7 पहली बार जो उसके पास गया वो जीएसपी है, और 3 यहाँ बचा वो इसका एनसीपी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एनसीपी इक्वल्स टू एनपीपी माइनस जीएसपी कर दीजिए बेटा, क्योंकि जो जीएसपी यहाँ से निकल चुका है उसके बाद जो बचेगा वही तो एनसीपी कहलाएगा। चलिए छोटे से 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए हमारे पास एक प्रोड्यूसर है यहां, जिसके पास 2 लीफ है। इसने यूनिट टाइम यूनिट एरिया का फोटोसिंथेसिस जो टोटल किया उसे जेपीपी कहेंगे। उसके बाद में रेस्पिरेटरी लॉस हुआ तो एनपीपी बचा, और नया बायोमास एनपीपी से बन गया। ये 2 नई लीफ बनी, इन दोनों नई लीफ में मैं एनपीपी लिख रहा हूं। एक हर्बियोर आया और एक पत्ती खा के चला गया। अरे जो बचा हुआ एनपीपी है उसे आप अब यहां पर, जो बचा हुआ एनपीपी होगा उसे आप अब यहां पर एनसीपी के नाम से पुकारेंगे। मेरा कहने का मतलब हर एक बच्चा समझ जाना चाहिए, एनसीपी कहीं से आता नहीं है, जो बचा हुआ एनपीपी है वही एनसीपी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। तो यहां प्लांट अपनी ग्रोथ करता है एनपीपी से, लेकिन जो फाइनल ग्रोथ दिखती है कि अब सबके खाने के बाद, खर्चे करने के बाद जो बच गया वो एनसीपी कहलाता है, वो आपको ध्यान रखना है। बच्चों जब प्रोडक्टिविटी हम पढ़ते हैं तो इसकी प्रोडक्टिविटी की यूनिट्स को आप यहां पर मास और एनर्जी दोनों में देखते हो। जैसे अगर आपने किलोग्राम और ग्राम लिखा है तो वो मास है, और किलो कैलोरी लिखा है तो वो एनर्जी है। जैसे कितना किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोडक्शन हुआ, कितना ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कितना किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। आप समझ गए होंगे, यूनिट टाइम यूनिट एरिया टोटल, वही यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कहलाता है। यूनिट टाइम यूनिट एरिया ग्राम किलोग्राम, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। ये यूनिट्स मैंने आपको साथ में बता दी, क्योंकि कभी अगर आपसे यूनिट्स पूछी जाती है तो आपको उसके लिए भी अवेयर रहना पड़ेगा, इस बात के लिए भी अवेयर रहना पड़ेगा कि इसको मास और एनर्जी दोनों में देखा जाता है, दोनों में ये आती है। ठीक बात। अब अगर आप जीपीपी, एनपीपी, जीएसपी, एनएसपी और एनसीपी इन सारी टर्म से अवेयर हो चुके हैं। बच्चों अगर हम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया को कंपेयर करते हैं
तो टेरेस्ट्रियल एरिया में जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहां अगर एक्वेटिक एरिया के अंदर आप देखते हैं तो यहां की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ के अंदर होगी। कोरल रीफ जिसे आप रॉक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से पुकारते हैं, कोरल रीफ के अंदर होगी। यहां पर याद रखो, इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज्यादा प्रोडक्टिव है देन कोरल रीफ, बिकॉज टेरेस्ट्रियल एरिया की प्रोडक्टिविटी एक्वाटिक एरिया से ज्यादा है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। यहां पर अगर रेन फॉरेस्ट के बाद में सीक्वेंस बनानी पड़े तो हम कह देंगे कि डेसिडुअस फॉरेस्ट यहां पर आएंगे, यहां पर कॉनिफेरस आएंगे, यहां पर अगर आप और भी सीक्वेंस बनाते हैं तो उसके बाद में फिर टुंड्रा और डेजर्ट्स बेटा यहां पर आते हैं। याद रखो, टुंड्रा और डेजर्ट हमारे टेरेस्ट्रियल एरिया के लीस्ट प्रोडक्टिव एरिया माने जाते हैं। आप चाहो तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लगभग बराबर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लगभग बराबर आप मैंग्रोव्स को रख सकते हो। इनके लगभग बराबर आप एशुरीज को भी रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों इकोटोन एरिया है। इकोटोन एरिया है तो यहाँ की भी डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। इन तीनों में अगर वेटेज देना पड़े तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा। एक्वेटिक एरिया में अगर आप देखो तो कोरल रीफ के बाद में अगर देखा जाए तो उस केस में यहाँ पर हम लेक देखेंगे, फिर रिवर देखेंगे। बच्चों आप जानते हो रिवर बड़ी होती है लेक से, फिर भी प्रोडक्टिविटी लेक की ज़्यादा है, क्योंकि रिवर रनिंग वाटर है और लेक स्टैग्नेंट वाटर है। रुके हुए पानी में प्रोड्यूसर की ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। यहाँ पर आप इसके बाद में अगर चलेंगे तो नेक्स्ट बेटा यहाँ देख पाएंगे, और वो है कि इसके आगे की तरफ लेक, रिवर, देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो डीप लेक और ओशियन यहाँ पर आ जाता है। जहाँ लाइट ही नहीं है वहाँ की प्रोडक्टिविटी सबसे कम होगी। एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल एरिया से कम है। इसके कारण वैसे तो मैंने पहले आपको बता दिए थे, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्वेटिक एरिया में लाइट लिमिटिंग फैक्टर हुआ करती है। एक्वेटिक एरिया में ओशियन में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। क्या आप मुझे बताएंगे कि ओशियन में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि ओशियंस सॉल्ट कंसंट्रेशन रखते हैं, और सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर होगी तो यहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स नहीं होंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स यहां एब्सेंट है बेटा। याद रखेंगे आप, यहां लैक फॉस्फोरस डेफिशिएंसी रखते हैं। क्योंकि लैक डीप होती है और फॉस्फोरस डेंस होता है। फॉस्फोरस नीचे की तरफ रहेगा, ऊपर नहीं आ पाएगा, फाइटोप्लैंक्टन को पूरा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो डीप और डेंस, ये दो बातें याद रखो। लैक डीप होती है और फॉस्फोरस डेंस होता है, नीचे की तरफ रहेगा, ऊपर नहीं आ पाता। अब तो बेटा आपके पास टोटल 6 कारण हो गए, जिसको देखकर आप कह सकते हो कि एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल से कम है। पहला, एक्वेटिक एरिया का बायोमास कम है, क्लोरोफिल कंटेंट कम है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम है। ये 3 बातें तो मैंने पहले ही समझा दी थी। आज 3 और बातें आ गई। लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, ओशियन नाइट्रोजन और लेक फॉस्फोरस डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें कहकर कहना पड़ेगा कि एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल एरिया से कम होती है। बच्चों यहाँ वैसे तो सारे ये कारण हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए एक्वेटिक एरिया में प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला फैक्टर लाइट होगा। एक्वेटिक बोला है, अगर एक्वेटिक ना कहकर प्रॉपर ओशियन का नाम लिया जाए तो नाइट्रोजन होगा, प्रॉपर लेक का नाम लिया जाए तो फॉस्फोरस होगा।
कॉमन एक्वेटिक कहा जाए तो लाइट होगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, लाइट एक्वेटिक के लिए प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर वहां पर प्रॉपर ओशन का नाम पूछा है तो फिर नाइट्रोजन पे वेटेज दीजिए, वहां पर आपको स्पेसिफिक लेक का नाम पूछा है तो आप फिर फॉस्फोरस पे वेटेज दीजिए। वैसे तो कॉमन लाइट है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी। हम जानते हैं कि जब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो सक्सेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर एक बात बोली गई थी कि सक्सेशन पढ़ते टाइम एनसीपी में कमी आती है। अरे आज तो आप एनसीपी को समझ चुके हैं, आखिर एनसीपी में क्यों कमी आती है इसको हम समझ लेते हैं। आप सब बच्चों को उस दिन भी मैंने कहा था, वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं कि बच्चों जब किसी एरिया में सक्सेशन चल रहा है तो वहां पर एक लिमिट के बाद प्लांट्स पूरी तरह से भर जाते हैं, तो प्लांट का नंबर बढ़ना तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन एनिमल बढ़ रहा है। और जब एनिमल बढ़ रहा है तो उस केस में वो बायोमास बढ़ रहा है जो नॉन फोटोसिंथेटिक है। प्लांट तो हो गया कांस्टेंट, लेकिन एनिमल बढ़ रहा है, वो बायोमास बढ़ रहा है जो नॉन फोटोसिंथेटिक है। खाने वाले ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जब खाने वाला ज्यादा बढ़ जाएगा तो बचत में कमी आ जाएगी, और बचत में कमी आना ही तो एनसीपी का कम होना है बेटा। तो याद रखो, अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट लिखा आता है कि ड्यूरिंग सक्सेशन एनसीपी डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एनसीपी में कमी आती है एक टाइम के बाद में, क्योंकि खाने वाले ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर वहां पर बचत में कमी आ जाएगी। बच्चों अगर आप क्रॉपलैंड्स को देखते हो तो क्रॉपलैंड्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जो क्रॉप होती है वो शुगर केन और राइस मानी जाती है। शुगर केन और राइस, इसमें से भी अगर वेटेज देना पड़े तो शुगर केन को ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि शुगर केन यहां पर मोस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप है, क्योंकि शुगर केन C4 प्लांट है और राइस C3 प्लांट है, और C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट से ज्यादा होती है, ये आप जानते हैं। यहीं पर आप बच्चों को एक और चीज बताई जाएगी, वो भी आप ध्यान देंगे। अगर हम हमारे टोटल बायोस्फीयर प्रोडक्टिविटी की बातें करते हैं, हमारे टोटल बायोस्फीयर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो 170 बिलियन टन है। ये डेटा आपको एनसीईआरटी बुक पेज 243 पे आपको दिया है। 12th एनसीईआरटी पेज 243 पर ऐसा लिखा है, प्रोडक्टिविटी में 170 बिलियन टन टोटल है। और बेटा ये डेटा एनपीपी का है, क्योंकि बायोमास तो एनपीपी से ही आता है ना, एनपीपी। यहीं पर आप याद रखो, आउट ऑफ 170 बिलियन टन ओशियन का एरिया भले ही ज्यादा है, लेकिन वहां की प्रोडक्टिविटी ओनली 55 बिलियन टन है। रिमेनिंग एरिया में 115 बिलियन टन होगा। इसका मतलब ओशियन एरिया भले ही ज्यादा लेकिन प्रोडक्टिविटी कम। ऐसा कह के हम आपको समझाना चाहते हैं कि एक्वाटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल एरिया से कम है, और अगर ऐसा है तो आप इस डेटा से भी इस बात को समझ सकते हैं। 170 का 55 अराउंड 32% है। तो बच्चों ये कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ जाता है तो भी हमें ध्यान रखना है कि टोटल बायोस्फीयर प्रोडक्शन का 32% ओशियन में प्रोडक्शन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अराउंड इतना ही ये हमारे पास में यहाँ आ रहा है। तो ये आपको टोटल बायोस्फीयर के लिए ध्यान रखना है। अब यहां आपको दो बातें मैं लास्ट में बता देता हूं। वैसे तो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड सारी बातें हो चुकी है, दो बातें मैं लास्ट में आपको बता देता हूं।
आपको कभी अगर पूछा जाता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी मतलब कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे जाते हुए कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हुई, वही एफिशिएंसी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहलाती है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे जाते हुए कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसको ही इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। थ्योरी में तो ये 10% आता है, लेकिन हर बार प्रैक्टिकली 10% हो जरूरी नहीं। जैसे आज तो हमने 7% इसको पढ़ा था, आप चाहो तो इसको फॉर्मूला में इस तरह से रख दीजिएगा, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी T2 बाई T1 मल्टीप्लाई 100। T2 T1 पे टोटल कितना, उसमें से T2 के पास कितना पहुंचा, उसका परसेंट निकाल लेंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी मतलब कि GSP बाई GPP, मतलब जो T1 पे टोटल था GPP और GSP जो उसके पास पहुंचा मल्टीप्लाई 100, ये भी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होगा। एक और यहां पर ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, इसको आप ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी के नाम से भी पुकारते हैं। ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी भी इसको कहा जाता है। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी या ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी भी इसको कहा जाएगा। इसी तरह से बच्चों एक और टर्म आती है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी का मीनिंग है कि जितना टोटल लाइट आती है वो ISR है, उसमें से कितना टोटल फूड बन गया GPP है, मतलब टोटल ISR में से कितना फूड फॉर्मेशन हो गया, उसी को आप यहां पर परसेंट की फॉर्म में देखेंगे तो उसी को आप फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कहेंगे। जैसे मान लीजिए आज एक एग्जांपल की फॉर्म में मैं कह दूं कि ISR 4000 किलो कैलोरी है और GPP को आज हमने 100 लिया था बेटा, 100 किलो कैलोरी है, तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी मतलब 100 बाई 4000 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10/4 मतलब कि आप कहेंगे 2.5 आपके पास में एफिशिएंसी आ रही है। इस तरह से अगर कभी क्वेश्चन आता है तो हम आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड सारी बातें हो गई। आज के इस लेक्चर में मैं प्रोडक्टिविटी ही आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें इकोलॉजिकल पिरामिड्स की करेंगे। थैंक यू।